एक बार भाभी जी भी चुनाव जिला पंचायत में थी, वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी, उस समय महिला सीट हो गई थी। अध्यक्ष नहीं बन पाई, उसके पीछे क्या वजह थी? अध्यक्ष न बनने के पीछे पूरी बीजेपी हमारे अगेंस्ट में खड़ी हो गई थी। बृजेंद्र नाथ पाठक, गणेश सिंह, लक्ष्मी यादव उसमें आए थे, राजकुमार मिश्रा अध्यक्ष थे, कमलाकर चतुर्वेदी थे, रामदेव सिंह थे, ये सब उमाचंद गुप्ता के पक्ष में खड़े थे, ये सब पैसे बांट रहे थे। तो हो जाता है, कभी कभी क्या होता है ना, जंगल के शेर को जंगल के शिकारी कुत्ते घेर कर मार डालते हैं। उसी में हर सिंह जी की हमारी कुछ हॉट टॉक हुई। उनको ऐसा लगा कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट में बोल रहे हैं। बात करते करते वो बोल गए कि हम ऐसे लोगों के हाथ से माइक छुड़ा लेते हैं। मैंने कहा, हर सिंह जी, मेरे हाथ से माइक छुड़ाने की औकात मैं सतना जिले में किसी की देखता नहीं हूं। जो मेरे हाथ से माइक छुड़ाएगा उसके सीने में इतना बड़ा होल होगा। अगर कांग्रेस आपको लोकसभा लड़ाए तो क्या लड़ेंगे? क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अभी भी मेरे जीवन की अभिलाषा थी एक चुनाव लड़ना चाहिए मुझे। नेताओं का स्वार्थ आजकल बचा है इस प्रजातंत्र में, इस कलयुग में, इस सरकारों में, कि नेता को नोट कैसे मिलेगा, वोट कैसे मिलेगा। 20 सालों में कभी आपने सतना के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, महापौर को एक साथ चाय पीते हुए फोटो देखी है? नहीं देखी, संभव नहीं है। आज तो अगर जिलाध्यक्ष बेचारा पीछे पीछे न जाए तो उसकी जिलाध्यक्ष खतरे में पड़ जाएगी। तो पूरा संगठन यहां से लेकर प्रदेश तक सिर्फ सत्ता आधारित संगठन हो गया है। और उसके दुष्परिणाम यह है कि स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जो भी अच्छा कार्य करता होगा, जो भी चरित्रवान कार्य करता होगा, वो किसी का चाटुकार नहीं हो सकता है, वो किसी के पीछे पीछे नहीं घूमेगा, वो किसी की चप्पल नहीं उठाएगा। पहले मेरे जैसा गांव से आया हुआ बच्चा 28 साल में भाजपा का अध्यक्ष, इलेक्टेड अध्यक्ष हो जाता है। आज की भाजपा में कितना भी कर्मठ कार्य करता हो, कितना भी अच्छा उसका व्यक्तित्व हो, कृतित्व हो, चरित्र हो, अगर किसी नेता का चमचा वो नहीं है तो मंडल अध्यक्ष नहीं हो सकता, मंडल की कार्यकारिणी नहीं हो सकता है, जिलाध्यक्ष बनना तो बात दूसरी है। लेकिन एक बात तय है, इस सत्ता में आने के बाद हमारी जो आंखें थी, जो वाचिंग आई थी, वो डिफेक्टिव हुई। बीजेपी में पैसे लेकर पद देने की भी काफी चर्चाएं या बातें सुनाई दे रही हैं। रमू जी, ये तो मैंने भी सुना है। आप किसी चोर चमार से पैसा लेके पार्टी चलाओगे अगर, तो तुमको उसके सामने झुकना पड़ेगा। कर लोगे कुछ करना हो, मैं बताता हूं क्या कर लोगे। मैंने अगर ये अस्पताल जाना डॉक्टरों ने बंद किया और मुझको मिल गए अपने नर्सिंग होम में, तो मैं आग लगवा दूंगा नर्सिंग होम के अंदर। तो हम अंतिम इलेक्टेड जिला अध्यक्ष है सतना के। अच्छा, इसके बाद सेलेक्टेड बनने लगे? उसके बाद सिलेक्शन होने लगा। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता और इस जिले के सबसे अच्छे वक्ता माने जाने वाले पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी से। स्वागत है आपका। प्रणाम रामू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद किया। मैं बहुत सारी चर्चा राजनीतिक व्यक्तिगत जीवन पे करने वाला हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका छात्र जीवन कैसा था? छात्र जीवन में हम एक राजनीतिक क्षेत्र में तो सक्रिय नहीं थे, लेकिन मेरा क्रीड़ा जगत में, खेल जगत में ज़्यादा रुचि थी। और यहाँ फर्स्ट ईयर रीवा से करने हुआ, हायर सेकेंडरी वेंकट वन स्कूल से करने के बाद फर्स्ट ईयर हमने रीवा से किया साइंस कॉलेज से। सेकेंड ईयर से हमारा एडमिशन ग्वालियर साइंस कॉलेज में हो गया था। वहाँ से हमने बीएससी किया, फिर एमएससी किया, और वहाँ रह करके स्कूल जीवन में भी फुटबॉल, हॉकी खेलते थे। फिर साइंस कॉलेज में जाके हम जीवा यूनिवर्सिटी ग्वालियर में फुटबॉल भी यूनिवर्सिटी खेली, रिप्रेजेंट किया, और हॉकी भी। और फुटबॉल में हमने संतोष ट्रॉफी खेली, जो कॉलेज एजुकेशन की, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट होता है, वो हमने 73-74 में मैसूर में जीवा यूनिवर्सिटी की तरफ से खेला था, वेस्ट जोन तरफ से। और शिक्षा और स्पोर्ट्स ही मेरी हॉबी थी उस समय। राजनीति में कैसे आए आप?
राजनीतिक क्षेत्र पढ़ाई समाप्त करने के बाद मैंने पीएससी दिया। पीएससी में मेरा रिटर्न क्वालिफाई किया फर्स्ट कैटेगरी के लिए, डीवाईएसपी के लिए, और इंटरव्यू में हमारा नहीं हो पाया। उसके बाद हम गांव आए। मैं पिताजी का अकेला बेटा था। गांव में खेती बाड़ी थी जिसको लुक आफ्टर करना भी के लिए भी एक बेटे की जरूरत थी। मैं एक अकेला था, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मुझे अब यहीं रहना है गांव में और जिले में। तब मैंने निर्णय लिया कि यार सामाजिक क्षेत्र में थोड़ा जाना चाहिए, तभी हम किसी जनता की सेवा कर सकते हैं। आज के युग में इसके अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है समाज के बीच में काम करने का। तब पिताजी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बालकाल के स्वयंसेवक थे। 1956 में जब माननीय सुदर्शन जी इस रीवा संभाग के विभाग प्रचारक होते थे, तब पिताजी हमारे स्वयंसेवक थे और उसमें सक्रिय भूमिका तीनों ओटीसी करने के बाद वो निभाते थे। तो वो संघ पृष्ठभूमि हमारे दिलो दिमाग में शुरू से थी। और 5 जन पेपर 19 जब से शुरू हुआ तब से हमारे घर में रेगुलर आता था, पिताजी मंगाते थे। उसने ये भूमिका तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई 5 जन अखबार ने। फिर क्या हुआ आगे, कैसे राजनीति में? फिर सक्रिय राजनीति में आने के लिए हमारे क्षेत्र में एक डैम स्वीकृत हुआ, टोन्स हाइडल प्रोजेक्ट, जिसमें हमारे गांव के एरिया के करीब 25 गांव डूब में आ रहे थे। कौन से गांव में? टोन्स हाइडल प्रोजेक्ट गोलाहाटा में बनना शुरू हुआ, जिसके कारण 20-25 गांव प्रभावित हो रहा, जिसमें मेरा गांव भी था जो पूर्ण तरह डूब में था। तो उस समय एक एजिटेशन हम लोगों ने आंदोलन खड़ा किया कि नहीं, ये डैम यहां नहीं बनना चाहिए, कहीं और शिफ्ट होना चाहिए। एक्चुअली वो पहले डैम बना था गोंदहा में, तो राजनीतिक कारणों से शास्त्री जिस समय प्रभावशाली थे, उन्होंने गोंदहा से गोलाहाटा करवा दिया। रीवा यमुना प्रसाद शास्त्री जी। तो गोलाहाटा सतना जिले में आ गया, जिस कारण सब गांव और बड़े अच्छे गांव जिसमें खेती प्रचुर मात्रा में होती थी, वो गांव प्रभावित हो गए। उससे ब्रिजेंद्र नाथ पाठक जी बीजेपी के अध्यक्ष होते थे, जिलाध्यक्ष संगठन के। और मैं पढ़ लिख के आया था, तो हमने टोन्स हाइडल प्रोजेक्ट वाला मुद्दा उठाया। हम चुनाव उसके आंदोलन के संचालक थे और ब्रिजेंद्र नाथ पाठक जी डिक्टेटर कहलाते थे उस समय, उसके पूरे मूवमेंट के हेड। वो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ यहाँ पे। उस आंदोलन में पूरे 20-25 गांव के लोग सभी इकट्ठा हुए। आदरणीय पटवा जी भी स्पॉट पे आए, उस समय विपक्ष में थे। तब ये घोषणा हुई थी कि अगर मेरी सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे या इसकी हाइट घटाएंगे। हम लोगों का मतलब ये था कि अगर हाइट भी घट जाए इस डैम की, तो बहुत सारे गांव बच जाएंगे। फिर उसमें हम लोग उस आंदोलन करीब महीना 1.5 महीना आंदोलन चला। उसमें लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज हमारे पुलिस की लाठियां पड़ी और काफी चोट आ गई थी। लेकिन उसके बाद जब प्रतिनिधि मंडल कुंवर अर्जुन सिंह जी से मिला, वो मुख्यमंत्री थे, उनको जब सब जानकारी दी गई, तो माननीय कुंवर साहब ने उस डैम की हाइट 2 मीटर घटा दी थी, जिसके कारण पूरे गांव बच गए। 25 के 25 गांव बच गए। कोई विस्थापित सिर्फ एक गोलाहाटा हुआ, एक उचवा टोला कहलाता था, खोहर भी हुआ था काफी, लेकिन अब तो काफी बच गया। तो आदरणीय कुंवर साहब ने उसको बचा ले गए इन गांवों को। वो मेरी राजनीतिक शुरुआत थी, जिससे मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया। फिर तो आप काफी ऑफर आए होंगे उस आंदोलन के बाद? आप चर्चित हो गए होंगे। के बाद ही हमें गांव में ही था, तभी दादा सुखेंद्र सिंह, रामहित गुप्ता जी, लालजी अग्रवाल जी और ब्रिजेंद्र नाथ पाठक जी, ये 4-5 लोग यहाँ से वाहन में चढ़ के हमारे गांव पहुंचे और हमको सदस्य बनाने के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने के लिए। तब वो हमारा मानसिक रूप से हम उसी में थे ही, पिताजी के कारण हमने उसको स्वीकार कर लिया। उन्होंने सदस्य बनाया और सदस्य बनाने के बाद मतलब उसी साल भारतीय जनता पार्टी गठन भी हुआ था। उस समय बहुत बुरी परिस्थिति में भाजपा थी। जब वो जनसंघ के बाद जब 2 सीटें आई थी, तब वो उन्होंने, दादा लोग ढूंढते रहते थे, कोई अच्छा चेहरा मिलता था उसको वो अपनी पार्टी के सदस्य बनाने के लिए प्रयास करती थी पहले पूरी पार्टी।
उन्होंने हमको सदस्य बनाया था। तब से सक्रिय रूप से भाजपा में काम करने फिर लगे। आगे क्या हुआ? फिर हम सबसे पहले कोटर मंडल बना तो उसके प्रथम मंडल अध्यक्ष बने वहां पे। अच्छा, कोटर मंडल अध्यक्ष नया बना था, नया और कोटर उसके पहले मंडल अध्यक्ष आप? हाँ, नहीं, बनने के बाद पहले रामपुर में था वो एरिया जी। फिर उसको अलग किया गया क्योंकि आने जाने में काफी कठिनाई होती थी, तो कोटर मंडल का प्रस्ताव हम लोगों ने दिया, बन गया, पार्टी ने स्वीकार कर लिया, तो प्रथम मंडल अध्यक्ष हम कोटर मंडल के बने जी। मंडल अध्यक्ष के बाद फिर जिला मंत्री रहे, जिला मंत्री के बाद फिर भाजपा के अध्यक्ष बने 93 में इलेक्शन लड़के। अच्छा, उस समय इलेक्शन होता था? वो लास्ट इलेक्शन के बीजेपी संगठन का तब इलेक्शन से वोट से बनते थे, तब सक्रिय सदस्य वोट डालते थे पूरे जिले के। बहुत बड़ा चुनाव होता था, ऑलमोस्ट लोकसभा पूरी कवर होती थी। तो हम अंतिम इलेक्टेड जिला अध्यक्ष है सतना के। अच्छा, इसके बाद सिलेक्टेड बनने लगे? उसके बाद सिलेक्शन होने लगा, फिर सिलेक्शन के आधार पे होने लगा। एक ही टर्म थे आप? हम वैसे 3 टर्म रहे। अच्छा, 3 टर्म थे। हम 93 में पहली बार अध्यक्ष बने। वो हमारा कार्यकाल बड़ा विवादित कार्यकाल इसलिए था, उसमें आदरणीय ब्रिजेंद्र पाठक जी ने हमारे रिजल्ट के अगेंस्ट में वो अनुशासन समिति में चले गए। हमारा सर्विस तरीके हमारे साथ बढ़ता हुआ, हम सस्पेंड हुए, सस्पेंड के बाद टर्मिनेट हुए जिलाध्यक्ष से। टर्मिनेट के बाद फिर पाठक जी का बाई इलेक्शन आ गया यहाँ सतना का, जब शहीद अहमद जी वाला, गुलशेर अहमद जी वाला प्रकरण हुआ था। वो सब लोगों से बोले कि पुष्पेंद्र सिंह को लाइए, नहीं तो हम चुनाव हार जाएंगे। सब पटवा जी पूरी भाजपा पड़ी हुई थी, सब बोले यार इतनी बड़ी भाजपा पड़ी है, पुष्पेंद्र सिंह ना आए तुम चुनाव हार जाओगे। बोले नहीं, आप नहीं जानते उनकी स्थिति को, हम चुनाव आप लोग हमको नहीं जिता पाओगे, हम हार जाएंगे। उस कारण से हमें फिर उसी समय रिइंस्टेट किया गया, फिर अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा। और अध्यक्ष बना करके फिर तो पहली बार हुआ जब हमको हटा दिया, टर्मिनेट कर दिया, फिर दोबारा हमको बना, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार फिर जब इलेक्शन हुआ 3 साल कार्यकाल के बाद, तो फिर हम चुनाव लड़े, फिर जीत गए। तो 3 कार्यकाल हमारा बीजेपी अध्यक्ष के नाते सतना जिले में बीता। नहीं, तो पाठक जी ने आखिर ऐसा क्यों किया? उनका क्या व्यक्तिगत ऐसा था? क्योंकि आपने जो शुरुआत की उस डैम की, उसमें वो साथ थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि? चलिए, कभी कभी आदमी की योग्यता ही अपनी दुश्मन बन जाती है। क्योंकि सतना विधानसभा में हमारा गांव आता था, उनको हो सकता है कुछ अज्ञात डर से डरे हो कि ये अगर आगे बढ़ जाएगा तो हमारे नुकसान करेगा, तो उन्होंने हमारे अगेंस्ट में मोतीलाल तिवारी को चुनाव लड़ा दिया। मैहर वाले मोतीलाल तिवारी जी को हमारे चुनाव लड़ाया, और रामहित गुप्ता जी ने शंकरलाल तिवारी को प्रत्याशी बना दिया। दोनों चुनाव हार गए, हम चुनाव जीत गए। उसके बाद जब दूसरा कार्यकाल आया तो ब्रिजेंद्र पाठक और रामहित जी दोनों इकट्ठा हो गए। इन दोनों ने मिलकर राजकुमार मिश्रा को प्रत्याशी बनाया हमारे अगेंस्ट, तो राजकुमार मिश्रा जी भी चुनाव हार गए हमसे। ये वो दौर था बीजेपी के अंदर जहां जातिवाद नाम की कोई चीज नहीं थी, जहां कार्यकर्ता के ऊपर, उसके कार्यों के ऊपर निर्णय लेता था। मैं रम्मू जी आपको बताऊं कि उस 300 वोटर होते थे, 300 वोटर में 180 वोट करीब ब्राह्मण वोट होता था, और मात्र 24 वोट ठाकुर थे, 24 वोट, एक बार 20 वोट, और 2 ब्राह्मण कैंडिडेट हमारे अगेंस्ट लड़ते थे, और दोनों को संरक्षण 2 मंत्री कर रहे थे, लेकिन चुनाव हमको तो कार्यकर्ता जिताता था। अगर इसको जैसे अपने विंध्य में बहुत ज्यादा जातिवाद है जी, तो क्या इन लोगों ने विरोध जातीयता को लेकर किया? इन लोगों ने विरोध का कारण तो एक अज्ञात डर था। उस समय हम एक अच्छे वक्ता के रूप में उभर के आ गए थे, और जिले में एक पहचान बनने शुरू हो गई थी, और संघ से जुड़े होने के कारण हमको लगातार अवसर भी मिलते थे पूरे जिले में काम करने के लिए। इस संघ ने हमको 8 बार जिले का प्रभारी बनाया। चुनाव का नहीं, पहले संघ कार्यक्रमों का। पहली बार शिला पूजन का बनाया जिला प्रभारी, फिर राम जानकी रथ यात्रा का बनाया, फिर गंगा कलश यात्रा का बनाया, फिर अस्थि कलश यात्रा का बनाया, फिर आपके हिंदू सम्मेलन का बनाया, फिर नर्मदा कुंभ का बनाया। तो इस प्रकार उन्होंने 7-8 बार राजमाता जी के दौड़ा कार्यक्रम का पूरा जिला प्रभारी बनाया गया था हमें, जिसमें हम बोलते थे
और राजमाता साहब बोलती थी, ऐसा हो सर, ऐसा हो सर। संघ के कामों में मुझे 8 बार, जब भी ग्रामीण अंचल का काम आता था संघ का योजना, उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन चरमोत्कर्ष पे था, तो आए दिन आंदोलन होते थे। उस कारण से हमें इन लोगों का विरोध झेलना पड़ा, बाकी कोई कारण दूसरा था नहीं, मेरी कभी कोई अनबन नहीं थी, कभी कोई। आप संघर्षशील नेता, अच्छे वक्ता, अच्छे दायित्वों पे थे, आपको पार्टी ने कभी कोई टिकट नहीं दिया। इसमें तो मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, पार्टी समाज की सोच के आधार पर निर्णय करती है। जब समाज, जब वोटर जाति पात के आधार पर वोट देना शुरू कर दे, जब वोटर को पैसा प्रभावित करने लगे, जब वोटर को सिर्फ जाति और पैसा और अपना स्वार्थ प्रभावित करने लगे, तो फिर किसी नेता के व्यक्तित्व, कृतित्व और चरित्र का कोई मूल्यांकन पार्टी चाहते हुए नहीं कर पाती है। और जातीय समीकरण में उस समय बीएसपी का जोर था। बीएसपी 85-15 का नारा देती थी। लगातार दादा सुखेंद्र सिंह 2 बार जीते, लेकिन फिर हम पराजित होते रहे। तो एक उस 85 वर्ग को तोड़ने के हिसाब से पार्टी ने रणनीति बनाई कि चलो रामानंद सिंह जी को लाया जाए, बैकवर्ड लीडरशिप तैयार की जाए, तो एक पोर्शन टूट के बीजेपी में जुड़ेगा। उसका लाभ भी भाजपा को मिला। रामानंद सिंह जैसा नेता 2 बार हमारा सांसद बना। और सुखलाल के टाइम में अर्जुन सिंह और वीरेंद्र कुमार सकलेचा को हारने के बाद पार्टी में नई रणनीति के तहत भूमिका आई है। और लगातार हमें कौन चुनाव लड़ता है, कौन प्रत्याशी होता है, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह कि लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं। तो समाज जैसा सोचता है वैसे ही पार्टी को निर्णय करना पड़ता है। सुखलाल कुशवाहा जी के चुनाव जीतने के बाद जी, आज तक कोई भी सवर्ण चुनाव नहीं जीता। जी, सतना लोकसभा, हाँ, नहीं जीता। 5, 2, 7, 8 चुनाव हो गए जी, 8 लोकसभा चुनाव में सवर्ण चुनाव नहीं जीता। जी, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं इसकी वजह ये मानता हूं कि कांग्रेस जो के लोग संभारे, बीजेपी चुनाव जीत रही लगातार। कांग्रेस के लोगों की जो वर्किंग इस जिले में नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया थी, उस राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। और मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण वो बहुसंख्यक हिंदू समाज के हितों की बात भी कांग्रेस ने नहीं किया इन 60-70 सालों में। धीरे धीरे जब से सोशल मीडिया एक्टिवेट हुआ, सोशल मीडिया ने वो छोटी छोटी बातें जो जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, जो ना नेता अपने भाषणों में बोलते थे, ना मीडिया अपने बोलती थी, वो छोटी छोटी बातें आज जनता के बीच में सीधे पहुंच रही हैं। तो जनता कांग्रेस की उन कमियों को अब आम जनता में बात घर कर गई है। उसका रिएक्शन होता है कि वो एंटी मुस्लिम छवि जो कांग्रेस ने बना ली, उसका नुकसान उसको उठाना पड़ता है। बीजेपी ने कभी सतना विधानसभा से किसी क्षत्रिय को चुनाव नहीं लड़ाया, और आप क्षत्रिय समाज से हैं जी। इसका भी एक आपको परिणाम भुगतना पड़ा क्या राजनीतिक रूप से? अब देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि जिस समय हमें टिकट 84 में भाजपा ने टिकट दिया था, 84 में टिकट दिया, उस समय हमारे फादर को हार्ट अटैक हुआ तो हॉस्पिटलाइज थे। पार्टी ने निर्णय लिया आपको सतना विधानसभा चुनाव लड़ना है। सिंबल आ गया, फॉर्म हमने भर दिया 85 के चुनाव में। और जैसे जिस दिन फॉर्म की स्क्रूटनी होनी थी, जिस दिन फॉर्म निकालने का टाइम था, उस दिन ऐसा कुछ माहौल कचहरी में बना कि मुरलीधर शर्मा जी जनता दल से भरे थे, वो आ गए। शक्ति प्रकाश पांडे जी थे, वो फॉर्म भरे थे, वो आ गए। और लगा कि यार कांग्रेस के अगेंस्ट में, कांग्रेस के समर्थन में बहुत अच्छा माहौल पूरे देश के अंदर है, हम सब हारेंगे तो क्यों ना एक प्रत्याशी लड़ाया जाए। और सबकी चर्चा होकर के अरुण सिंह जी बगावत कर गए थे, तो अरुण सिंह जी को के लिए सबने समर्थन कर दिया। उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। उस समय पार्टी को लीड कर रहे थे दादा सुखेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र नाथ पाठक जी। उन्होंने कचहरी में खड़े का निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद उन्होंने कहा कि फॉर्म निकाल लीजिए, ऐसा ठीक रहेगा। मैंने मना नहीं किया था मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मेरी परिस्थिति बहुत चुनाव लड़ने लायक नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर हॉस्पिटलाइज थे, हार्ट अटैक हो गया था।
मैंने कहा दादा जैसा आपको निर्णय करना हो करिए, पार्टी अगर कही तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, और अगर आप विड्रा करते हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अंत विड्रा हुआ, अरुण सिंह जी चुनाव लड़े, चुनाव लाल तखरे जी के अगेंस्ट में, चुनाव हारे वो। तो ये परिस्थिति निर्मित हुई थी उसमें। तो 84 में छतरी को टिकट दिया था उन्होंने। दादा सुखेंद्र सिंह भी सतना से एक बार सांसद रहे, जब नागौर सतना सब एक था, सांसद थे, विधायक थे। लेकिन इधर जब हमारे समय में भाई नागौद एक छतरी सीट हो जाती थी। तो नागौद रामपुर फिक्स कर रखा है बीजेपी ने। हाँ, और चित्रकूट में फिर सुरेंद्र जी आ गए, अभी आ गए। हाँ, तो सतना भी तो दे सकते थे, चित्रकूट दे दिए तो सतना भी तो कभी दी जा सकती कभी भी दी जा सकती है। अब ये पार्टी का निर्णय है, इसके लिए क्या किया जाए। आप पार्टी में अधिकांशतः विपक्ष में ही जब सत्ता दल में थी तब आप पद में नहीं थे। नहीं। तो आपने काफी आंदोलन प्रदर्शन किए। जी जी। कोई 3 ऐसे आंदोलन प्रदर्शन जो बहुत यादगार हों, जिनमें बहुत विरोध झेलना पड़ा हो। मेरे जीवन का और मेरे राजनीतिक क्षेत्र की शुरुआत करने का आंदोलन जो था तमस बराज आंदोलन, जो बहुत सफल आंदोलन रहा, जिसमें 20-20 हजार जनता इकट्ठा होती थी, महिलाएं इकट्ठा होती, जिसमें लाठीचार्ज हुआ, और जिसके निर्णय जनता के पक्ष में आए, और 2 मीटर हाइट घटी, और उसके परिणाम है कि 25 गांव डूबने से बच गए। वो मेरे जीवन का, मेरी ट्रेनिंग कह लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत अच्छा शुरुआत, मतलब पहला ही आंदोलन। उसके बाद दूसरा आंदोलन मैं अपने राजनीतिक जीवन में मानता हूं कि जब वो हॉस्पिटल में एक लड़के की डेथ हो गई थी, जिला अस्पताल में। उस दिन 26 जनवरी थी। 26 जनवरी के दिन हम लोग, वो लड़का था कोठी का, एक सोनी परिवार का, डॉक्टर की लापरवाही कारण उसकी डेथ हुई थी। तो हम लोग गए वहां पे, माननीय बागरी जी विधायक थे, वो भी पहुंच गए, सब लोग गए, जाके देखा, डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो जो सीएमओ थे वो 26 जनवरी को उसमें कार्यक्रम में व्यस्त थे। 2-3 घंटे बाद लेट आए, तो हम लोग वहां अनशन में बैठ गए। अनशन में बैठने के बाद जब वो आए तो बड़ा पान वान खाए, बढ़िया मुस्कुराते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो वहां पर उस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की कर दी। उसके बाद उसने आंदोलन का रूप ले लिया। तब जिला चिकित्सालय में ज्यादातर डॉक्टर सिर्फ मरीज फंसाने का काम जिला चिकित्सालय में करते थे, सेवाएं अपनी ठीक से दे नहीं रहे थे। आम गरीब आदमी इधर उधर भटकता था, उसको नर्सिंग होम में ले जाके ऑपरेशन करना, उनको दिखना, उनसे पैसे लेना, यही सब चल रहा था। संभवतः आज भी ऐसे ही। तो वो हमने आंदोलन का स्वरूप दिया। मैं अध्यक्ष था। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, करीब 1 महीने चला। हम लगातार अनशन पे बैठते रहे सब क्रमशः, और शाम को हम लोग 3-4 गाड़ी में सब कार्यकर्ता बैठ करके सब नर्सिंग होम जाते थे, और नारे लगाए जाते थे कि नर्सिंग होम चलाना है तो सरकारी नौकरी छोड़ दो, डॉक्टर नहीं कसाई है, यमराज का भाई है। ये सब हर नर्सिंग होम के सामने जाके शंख घड़ियाल बजाते थे, और उसको चेतावनी देते थे कि आप सुधर जाओ और हॉस्पिटल में ड्यूटी करो। हॉस्पिटल ड्यूटी करने के बाद कुछ भी करते हो, हमसे वो मतलब नहीं है। वो आंदोलन बहुत चला, इसलिए मैं उसको सफल मानता हूं कि कलेक्टर स्वयं धर्मा राव जी थे। तो धर्मा राव जी ने बोला कि यार पुष्पेंद्र सिंह जी, ये कहीं डॉक्टर स्ट्राइक में चले गए तो बड़ा दिक्कत पड़ जाएगी। हमने कहा ये बिल्कुल स्ट्राइक में नहीं जाएंगे। उसके पहले धर्मा राव जी ने कोशिश की थी कि अस्पताल सुधरे, तो एक डिप्टी कलेक्टर की ड्यूटी लगा दी थी वहां पे उन्होंने कि तुम इनकी हाजिरी लो डॉक्टर की। तो डॉक्टरों ने उसके डिप्टी कलेक्टर के हाथ से रजिस्टर छीन लिया था कि तू मेरे से जूनियर आदमी, तेरे से बड़ा अधिकारी हूं, तू मेरी हाजिरी लेगा, और गाली गुप्ता देकर भगा दिया था। तो कलेक्टर साहब भी थोड़ा नाखुश थे इनके बिहेवियर से। जब हम लोगों ने आंदोलन चलाया तो हमने कहा कि मैं जो उनको चेतावनी दे रहा हूं, यही दे रहा हूं कि अगर तुम सरकारी नौकरी, अगर तुमको नर्सिंग होम चलाओ, सरकारी नौकरी छोड़ दो, तुम करो आप जिसको जो कुछ करना हो। हमने कहा कुछ न करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अपने अपने नर्सिंग होम में, ये सब ठीक रहेगा। अंत में से कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इंद्रजीत पटेल जी प्रभारी मंत्री होते थे सतना के। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई कलेक्ट्रेट में, जो सभी डॉक्टर्स भी थे, हम सब लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। हम शंकर लाल तिवारी थे, रामदेव सिंह जी थे विधायक थे, और बागरी जी थे, मुरलीधर शर्मा जी थे, सब लोग बैठे हुए थे, चर्चा हो रही थी। उस चर्चा की एक बात मैं आपको बताता हूं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कितनी दूर असर करती हैं। तो
इंद्रजीत ने मजाक नहीं बोल दिया कि अभी तक तो आप ही की सरकार थी, रामवीर जी मंत्री थे, आपने उस समय नहीं करा, इस समय इसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा हमारे लोगों ने नहीं किया इंद्रजीत जी, इसीलिए तो विपक्ष में आ गए, और आप भी ना करो तो आप भी विपक्ष में जाओगे। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहती, मैं आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। बोले बोलिए पुष्पेंद्र सिंह जी। मैंने कहा हम आप दोनों जानते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। आपकी एक्सरे मशीन रखी है करोड़ों की, जिसमें एक्सरे प्लेट ना होने के कारण एक्सरे नहीं हो पा रहा है। आपके पास टाका लगाने के लिए टाके नहीं है, गाज पट्टी नहीं, इसलिए ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन नहीं हो पाता है। अगर हम ऐसा सोचें कि यार मिनिमम जो पैथोलॉजी की जांच में जो केमिकल्स लगता है उसका पैसा आप जनता से लो ना। आप एक्सरे में जो प्लेट का पैसा है, एक्सरे प्लेट का, उस पैसा आम जनता से लो ना। आप बाजार में उसको 60 रुपए का हो रहा है, इसमें उसको 5 रुपए पड़ेगा, 10 रुपए पड़ेगा। जो जांच बाहर 30 रुपए में हो रही है वो जांच 2 रुपए 5 रुपए में हो जाएगी। हमें ऑपरेशन थिएटर का चार्ज लो ना, आप ले लो 200 रुपया, तो वहां तो 2000 रुपए उसका लग रहा है ना, तो 200 रुपए उसका ऑपरेशन हो जाए। डॉक्टर्स हैं, आपके रेडियोलॉजिस्ट हैं, आपके कंपाउंडर हैं, सब खाली बैठे हैं क्योंकि छोटी छोटी चीजें नहीं है। अब मैंने कहा यही बात आपको एडमिशन में करनी चाहिए कि आप 5 रुपए लो ना, जब नहीं है सरकार के पास तो हम स्वीकार करें ना। 5 रुपए लो तो कम से कम पेशेंट को धुला चद्दर तो मिलेगा। ये बात इंद्रजीत जी को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने कागज पर निकाला, सब नोट करना शुरू किया जो भी हम सुझाव दे रहे थे। अंत में जब कुछ हॉट टॉक भी हो गई थी, आईएमए के अध्यक्ष थे चमड़िया जी, डॉक्टर चमड़िया, तो बातचीत के दौरान वो बोल गए कि डॉक्टर साहब ऐसा होता है, हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब चूड़ियां मत पहनो आप, हम तो कहते हैं आप तलवार उठा लो, तलवार उठा लो ना यार। ये भाषा जो आप बोल रहे, एक तो दारू पी के आप मीटिंग में आ गए हो, वो शौक रह गए, सही में ड्रिंक किए हुए थे। हमने कहा तो दारू पी के आप कलेक्टर साहब और मंत्री जी की मीटिंग में आ गए, ऊपर से आप ये बदतमीजी की बात करते हो। तो आप जिस भाषा को बोल रहे हो भाषा मैं भी बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं। आप बहुत सम्मानित हो, आप बहुत आदर इस डॉक्टरों का इस समाज के अंदर, मैं उसको मेंटेन करना चाहता हूं, लेकिन इस भाषा को प्रयोग मत करो आप। मैंने कर लो जो कुछ करना हो, मैं बताता हूं क्या कर लोगे। मैंने अगर ये अस्पताल जाना डॉक्टरों ने बंद किया और मुझको मिल गए अपने नर्सिंग होम में, तो मैं आग लगवा दूंगा नर्सिंग होम के अंदर, एक एक नर्सिंग होम फूंक डालूंगा। तब थोड़ा टेंस वातावरण हुआ, तब इंद्रजीत जी बोले नहीं पुष्पेंद्र सिंह जी, इस बात को छोड़िए अपन। हमने कहा हम समाधान की ओर बढ़े सर, ना ये मेरा राजनीति चल रही है, आप बोले आज शाम को मैं बंद कर दूंगा आंदोलन, लेकिन कुछ सलूशन तो निकलना चाहिए। दूसरा, सोनी कोई गरीब ना मरे अस्पताल के अंदर, सिर्फ मैं इसकी व्यवस्था चाहता हूं। फिर इंद्रजीत ने कहा कि आपका जो सुझाव है इसको मैं कैबिनेट में रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, कि ये योजना पूरे प्रदेश में लागू हो। और आपको ध्यान होगा रामू जी, उसके बाद भी जन सहयोग वो जो हॉस्पिटलों में चालू हुआ था, पूरे इंदौर में मोहंती जी कलेक्टर थे, उन्होंने इंदौर में चालू किया, सतना में चालू हुआ, हर जगह, फिर पूरे प्रदेश में लागू हुआ। ये उस छोटी घटना का बीज था वो, जो उस दिन चर्चा के दौरान निकला, मतलब बड़ा रूप ले लिया। तो आज भी पर्ची का पैसा लगता है। हाँ। और तीसरा मेरे जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन राम जन्मभूमि आंदोलन था। अयोध्या तो उस समय बीजेपी में जिला मंत्री था, और बीजेपी में आदरणीय महेश्वरी जी और शंकर प्रसाद जी संघ ने पूरा निर्णय किया कि आपको बीजेपी से इसमें आना, क्योंकि बहुत बड़ा काम आ गया है। पूरे दक्षिणी भारत का, पूरे गुजरात का, पूरे महाराष्ट्र का पूरा कार्यसेवक सतना आएगा, और सतना के बाद यूपी लग जाता। तो इसकी मैनेजमेंट के लिए हमें विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री बनाया गया था। पूरा कारभार हमारे ऊपर छोड़ा गया था, क्योंकि लाखों की संख्या में कार से आने वाले थे। 24 घंटे उनके खाने की व्यवस्था करनी थी, उनको उतारना था, उतार के उनको फिर यूपी भेजना था। उस आंदोलन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जीवन में, और मुझे लगा कि राजनीति से ज्यादा बड़ा काम ये है जिसको करना चाहिए हमें, ये राष्ट्र की आवश्यकता है। तो मेरे जीवन के 3 आंदोलन जिसमें मेरी प्रमुख भूमिका रही, मुझे तब की और अब की भाजपा में क्या अंतर है, क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। 1980 से लेकर 2003 तक तकरीबन हम लोग विपक्ष में रहे। विपक्ष का भी वो दौर था जब कांग्रेस बहुत मजबूत थी देश के अंदर। अब प्रदेश के अंदर भी जहां कुंवर अर्जुन सिंह जैसे नेता थे, श्रीनिवास तिवारी जैसे नेता थे,
जिनके मुंह से कोई शब्द निकलता था वही कानून हो जाता था। उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ व्यक्ति थे, सिर्फ कार्यकर्ता थे, जिसके बल पे पार्टी चलाई जाती थी आपके। तो हमारे नेता थे दादा सुखेंद्र सिंह, हमारे नेता थे रामहित गुप्ता, नागेंद्र सिंह जी, प्रभाकर सिंह जी थोड़ा वरिष्ठ थे आपके, डॉक्टर केदारनाथ नायक जैसे लोग थे आपके, लालजी अग्रवाल जैसे लोग थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक शुचिता की राजनीति करके बिताया है, जिनके जीवन में कोई कलंक नहीं लगाया जा सकता कि ये इनके साथ उन्होंने ये गलत काम किया है। तो हमारे आदर्श ये लोग थे। और उस दौर में नेता के व्यक्तित्व कृतित्व के साथ चरित्र का बहुत बड़ा मूल्यांकन जनता करती थी। तब दादा सुखेंद्र सिंह जैसे नेता चुनाव लड़ते थे जबकि उनके घर का 2 रुपए नहीं लगता था, मतलब उनके फार्म की फीस हम लोग कंट्रीब्यूशन से इकट्ठा करके जमा करते थे। अब पूरा चुनाव 100 रुपए 200 रुपए चंदे से लड़ा जाता था, 5-6 लाख में लोकसभा सांसद हो जाते थे। उस दौर की राजनीति दूसरी थी। हमारे पास साधन नहीं थे, हमारे पास सुविधा नहीं थी, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास कार्यालय नहीं थे, हमारे पास गाड़ियां नहीं थी, हमारे पास लाउड स्पीकर नहीं था, हमारे पास मीडिया को खुश करने के लिए, उनको चाय पिलाने के लिए पैसे नहीं थे। पैसे रुपए देने की तो बात दूसरी है। बताओ, हम ये भी नहीं, क्षमता नहीं थी भाजपा की कि हम 10 पत्रकार बंधुओं को बुलाकर उनको अपने कार्यालय में कुछ इंटरटेन कर सके, उनसे अपनी बात कर सके। छोटी छोटी न्यूज छपाने के लिए भी हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता था, इतना प्रभावशाली कांग्रेस थी। वो दौर दूसरा था। 2003 के बाद हम सत्ता में आए, 2014 में फिर पूर्ण बहुमत की केंद्र में आ गए। अटल जी का दौर था, वो दौर भी ऐसा था कि 100 सांसद 24 दल मिलकर सरकार अटल जी चला रहे थे। उनकी अपनी बहुत सारी मजबूरियां थी, जिस कारण वो पार्टी विचारधारा के हिसाब से निर्णय नहीं ले पा रहे थे। लेकिन 2003 से प्रदेश में लगातार हम 20-25 साल से सत्ता में हैं, 2014 के बाद केंद्र में। ये दौर का और पिछले दौर का वही अंतर है जो त्रेता युग में राम का था, द्वापर युग में कृष्ण का था। त्रेता युग के राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते थे। उनको मर्यादा के मापदंड स्थापित करने थे, उन्हें हर वो काम किया। तो हमारा 2003 से पहले की जो भाजपा थी वो मर्यादा को स्थापित करने वाली भाजपा थी। हम सब नेतागण ये सोचते थे कि यार मेरे ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए यार कि मैंने कोई गलत काम किया है, और सभी नेता इस बात को चिंता करते थे कि यार कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे चरित्र में कोई दाग नहीं लगना चाहिए। सत्ता के बाद जब द्वापर का युग आया तो हमारे जो विजन है, हमारा जो टारगेट है वो बदल गया। हमारा टारगेट हो गया एट एनी कॉस्ट हमें सत्ता चाहिए। और जब हमारा मापदंड विचार न रह गया, हमारा मापदंड सत्ता हो गई, तो हम सत्ता प्राप्त करने के लिए जो भी कुछ कर सकते थे सब करना शुरू कर दिया हमने। तो जब सत्ता प्राप्त करने के हम सब कुछ, लेकिन उस समय ठाकरे जी लोग भाषण देते थे कि सिर्फ साधन नहीं, साध्य भी जरूरी है कि साध्य कैसा है। आप किसी चोर चमार से पैसा लेके पार्टी चलाओगे अगर, तो तुमको उसके सामने झुकना पड़ेगा। आज साध्य की कोई अहमियत नहीं रह गई। आज हमें साधन इकट्ठा करने हैं तो चाहे जो दे उससे हम लेने के लिए तैयार हैं, उससे पार्टी चला रहे हैं आपके, तो उसका इंपैक्ट पार्टी में पड़ रहा है आपके। सत्ता के बाद बीजेपी में पैसे लेकर पद देने की भी काफी चर्चाएं या बातें सुनाई दे रही हैं। मुझे ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन मेरी कल्पना के परे बात है यार। कोई जिलाध्यक्ष पैसा लेके कोई मंडल अध्यक्ष बना दे, कोई जिलाध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष पैसा लेके किसी को बना दे, ये बात तो मैं नहीं कह सकता, मेरे पास कोई ऐसे उदाहरण नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन एक बात तय है, इस सत्ता में आने के बाद हमारी जो आंखें थी, जो वॉचिंग आई थी, वो डिफेक्टिव हुई। पहले मेरे जैसा गांव से आया हुआ बच्चा 28 साल में भाजपा का अध्यक्ष, इलेक्टेड अध्यक्ष हो जाता है। आज की भाजपा में कितना भी कर्मठ कार्यकर्ता हो, कितना भी अच्छा उसका व्यक्तित्व हो, कृतित्व हो, चरित्र हो, अगर किसी नेता का चमचा वो नहीं है तो मंडल अध्यक्ष नहीं हो सकता, मंडल की कार्यकारिणी नहीं हो सकता है, जिलाध्यक्ष बनना तो बात दूसरी है।
जिलाध्यक्ष बनने के लिए तो आपको किसी न किसी प्रदेश नेता की चमचागिरी करनी पड़ेगी, उसके नजदीक जाना पड़ेगा। यानी कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व का, कृतित्व का मूल्यांकन होना बंद हो गया है भाजपा के अंदर। अब सिर्फ चाटुकारिता, पैसा या और भी जो मीन्स होते जिससे प्रभावित होते हैं, उसका प्रभाव ज्यादा हो गया है। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी। ये बदलाव बीजेपी को आखिर कहां ले जाएगा? पार्टी कहां चली जाएगी इसे? देखिए, हम वही गलती कर रहे हैं संगठन में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जिस गलती को करके कांग्रेस, 120 साल पुरानी कांग्रेस 413 सीट से 44 सीट में आ गई। हम उचक उचक के वही पैर रखना चाहते हैं, वही गलती करना चाहते हैं जो कांग्रेस कर चुकी है आपकी। ठीक है, आज तो विपक्ष में कि गोल पोस्ट में ना गोलकीपर है और ना ही फुल बैक है। आड़ी तिरछी हम कहीं से बॉल मार देते हैं, गोल हो जाता है। हम उसको अपनी उपलब्धि मान ले तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है बीजेपी का, आपने बीजेपी का चरित्र बदल गया है। हमारे उन छोटे छोटे कार्यकर्ता जो अपने बच्चों को ग्लूकोज बिस्कुट नहीं खिला पाता था, हम लोग जाते थे उनको खाना खिलाता था, स्वागत करता था, माला बना, उसके खून को सिरिंज से निकाल करके हम लोगों ने ये पार्टी बनी। उसका वो बलिदान, उस एक एक कार्यकर्ता का बलिदान, जिस कारण पार्टी इस मुकाम पे पहुंची है। एक मुकाम स्थापित करने के बाद हम भटक गए। हम उन कार्यकर्ताओं की उपलब्धियों को ध्यान से हटा दिया, उन कार्यकर्ताओं के जीवन जिनका 30-30, 40-40 साल का जीवन लगा, जिसके कारण पार्टी इस मुकाम पे पहुंची। आज आप कोई 80 पैसा आपकी मूलधन था, कोई 5 पैसा लेके आ रहा, कोई 10 पैसा लेके आ रहा, आप उसके ऊपर विश्वास कर रहे हो और उसको टिकट दे दिया। अब देखिए, पार्टी नेतृत्व क्यों नहीं सोचता मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उदाहरण उत्तर प्रदेश का है। राम जन्मभूमि आंदोलन में माहौल बना जनता के बीच में, आपने उस समय अपने कैडर को विलोपित किया। 50 बीएसपी से आ गए, 50 कांग्रेस से आ गए, 50 सपा से आ गए, उनको टिकट दे दिया, वो जीत गए, सरकार बन गई। वो सरकार बनने के बाद कल्याण सिंह जी के गिरने के बाद 23 वर्ष लग गए हमें योगी जी को बनाने में, क्योंकि जब अपना जीवनदानी कार्यकर्ता निराश होकर, अपमानित महसूस करके घर बैठ जाता है, तो कार्यकर्ता का निर्माण एक दिन में नहीं होता। कोई शंकर लाल तिवारी 1000 ब्राह्मण लड़के आ जाए तो वो 10 दिन में शंकर लाल तिवारी नहीं बन जाएगा। कोई 1000 ठाकुरों के लड़के आ जाए तो पुष्पेंद्र सिंह बनने के लिए उसको 40 वर्ष का समय कहना पड़ेगा। आज अधिकांश लोग जो सत्ता की कुर्सी पे हैं, वो दूसरे दल से आए हुए लोग हैं। इसकी भी कोई वजह होगी? इसकी वजह यही है कि हम जानते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल कैडर है वो तो कहीं जाएगा नहीं। अच्छा, कहां चला जाए? इसलिए नहीं जाएगा कि जब संघर्ष के दिन थे तब तो 30 साल उसने अपने जीवन दिया भाजपा के लिए। आज भाजपा की सत्ता है, उस समय छोड़कर दूसरे दल में, भले कोई असंतुष्ट है, लेकिन छोड़ करके अपनी पार्टी को, अपनी सत्ताधारी दल को दूसरे दल में कहां चला जाए? तो मजबूरन आपकी पार्टी में है, इसका लाभ ले रही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, और वो उनको संतुष्ट करने में लगा है जो 40 साल हमको गाली दी है। जो 40 साल अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो जलाते थे, पुतला जलाते थे, वो आज हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता उनको दीनदयाल एकात्म मानववाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो हमको संघ विचारधारा हेडगेवार गुरु गोलवलकर जी में आज वो आए हैं, साल भर नहीं हुआ, वो खाकी पैंट एक सिलवा लिया है, काली टोपी रख लिया, और सबसे पहले फ्रंट लाइन वो दिखते हैं। ये तो गलती हमारी है यार, हमारे नेतृत्व की है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को पहचान नहीं पा रहे हो। एक चीज और देखी मैंने, आपने महसूस की होगी कि अन्य दलों में जैसे एक आदमी सारे निर्णय लेता था जी, वही प्रथा अपने मतलब आपके दल बीजेपी में भी देखने को मिल रही है। अब तो हम लोग ये कहने की स्थिति में नहीं है कि पार्टी ये डिफरेंस है, नहीं है ना? नहीं है। जैसे अखिलेश जी की पार्टी है सपा, जैसे सोनिया गांधी राहुल की पार्टी है कांग्रेस, जैसे मायावती की पार्टी है आपके बीएसपी, जैसे कम्युनिस्ट दल है आपके, जैसे आपके नीतीश कुमार जी की पार्टी है, जैसे दिल्ली वाले सीएम साहब की पार्टी है अरविंद केजरीवाल जी की, वैसे हमारी पार्टी हो गई है। हमारी पार्टी क्या है? मोदी की पार्टी, शाह की पार्टी, शिवराज जी की पार्टी, यही ना संबोधन है। बीजेपी का तो कहीं नाम नहीं आ गया। हमारी भाजपा में मोदी शाह जैसे 2000 लोग हैं यार,
हजारों सुषमा स्वराज यहाँ है, सैकड़ों की संख्या में मोदी है, सैकड़ों संख्या में अमित शाह है। 1000 केंद्रित कैसे हो गया? केंद्रित हो गया कि ये गलती हमारी हुई है। जब आप व्यक्ति केंद्रित करके वोट मांगोगे, जब व्यक्ति केंद्रित को सामने रख करके पार्टी की विचारधारा को पीछे कर दिया जाएगा, जब पार्टी को पीछे कर दिया जाएगा, सिर्फ एक व्यक्ति केंद्रित आप देश में चुनाव लड़ेंगे तो पावरफुल होगा, उसका तो दिमाग खराब होगा। बड़ी साजिश नहीं है बीजेपी के साथ, बीजेपी के अंदर? नहीं है ना, बीजेपी के अंदर निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र हो रहा है जिस षड्यंत्र के तहत एक व्यक्ति की पार्टी बना दी जा रही है। चलिए, आप अगर खुल के बात कर रहे हैं तो आज एक बड़ा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं जी। संघ को बीजेपी से अलग किया जा रहा जी। संभागीय संगठन मंत्री एक पद होता था जिसमें संघ का आदमी होता था, जिला संगठन मंत्री एक पद होता था जिसमें संघ का एक आदमी होता था। आज ये दोनों पद खत्म कर दिए गए हैं, तो मतलब संघ का हस्तक्षेप बीजेपी से हटाया जा रहा जी। और इसके लिए जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बयान भी दिया था कि संघ की अब हमें जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो नड्डा जी का बयान नहीं था, वो उनके पीछे बैठे किसी का बयान है जी। आपका क्या इसमें? देखिए, जब आदमी स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है, ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं। इस देश में भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, इतने तीर्थंकर ने जन्म लिया, विवेकानंद जी का जन्म हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ, शिवाजी महाराज आए, महाराणा प्रताप आए, ये सब चले गए, लेकिन देश से चल रहा है। अब किसी को अगर इतनी गलत फहमी हो जाए कि मैं ही भाजपा हूं, मुझे नहीं लगता। ये तो संघ के लोगों ने, हेडगेवार जी ने नहीं सोचा था कि व्यक्ति कोई संघ का मुखिया बनेगा। उन्होंने झंडे को अपना आदर्श माना, उसी को प्रमुख मान करके उन्होंने पूरा संघ चलाया। आज उस संघ से ट्रेंड लोग अगर ऐसा सोच रखते हैं तो ये बड़ी डिफेक्टिव सोच है, क्योंकि तुम्हें जीवन पर्यंत नहीं रहना है यहाँ पे, हम सबको मरना है। तुम्हारे मरने के बाद क्या भाजपा समाप्त हो जाएगी? तुम्हारे मरने के बाद क्या भाजपा में कुछ नहीं बचेगा? नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। बाप मर जाता है तो बेटा उस जगह को स्वीकार कर लेता है? और हर घर में परंपरा चली आ रही है कि बाबा बुजुर्ग बैठा है, लेकिन उसका अपना सम्मान है। पिताजी बुजुर्ग हो गए, काम बेटा करने लगे, नहीं, पिताजी का अपना सम्मान है। वही पार्टियों में ही चलता है कि हमारे जिस राष्ट्र नायकों ने, अब अडवाणी की तुलना किस नेता से की जा सकती है? अटल जी की तुलना किस नेता से कर दी जाती थी? तुम्हारे जैसे लोग कितने उन्होंने गढ़ डाले हैं। संघ को किनारे करने की वजह क्या हो सकती है? पार्टी से बिल्कुल किनारे किया जा रहा। मुझे तो लगता है कि संघ को किनारे तो वो नहीं कर सकते हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संघ को किनारे करने के लिए कि मेरी वन मैन शो सिर्फ रहे, मेरे अब कुछ कोई नहीं है। और ये अहंकार आया था रावण को, ये अहंकार आया था कंस को, यह अहंकार आया था दुर्योधन को, जो कृष्ण को बांधने चला था। लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया, खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। तो जो भी संघ को या कि भारतीय जनता पार्टी को अपने से नीचा मान करके, अपनी कृपा मान करके काम करेगा इस देश के इस पार्टी के अंदर, समय थोड़ा भी लग सकता है, लेकिन द डे विल कम कि आपको खुद को हटना पड़ेगा और पार्टी और संघ वहीं पे रहेगा आपके। ऐसा कहा जा रहा है, मीडिया की खबरों में कहीं ना कहीं ऐसी बात आ रही है कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी को सीनियरिटी उनको साइड करके अमित शाह को सेकंड पोजीशन कैसे दे दी गई? अब ये तो देखिए, प्रधानमंत्री का अधिकार है। प्रधानमंत्री जिसके ऊपर हाथ गृह मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, सारे फैसले जो हैं अमित शाह ले रहे हैं। नहीं, तो वही ना कि प्रधानमंत्री जो सुपर बॉडी है, उसके ऊपर जिसके ऊपर विश्वास है, जिसके हिसाब से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, उसी को आगे करेगा। और अगर विश्वास नहीं है हमको आपके ऊपर कि आप हमारे हिसाब से चलोगे, आप बुद्धिमान हो, आप अपने हिसाब से हमको भी समझाओ कि ये साहब ठीक है, ये गलत है, वो आदमी हमें नहीं चाहिए। तो आज तो पूरे देश की भाजपा में ही हो रहा है कि जितना प्रदेश की लीडरशिप थी पूरे प्रदेशों में, उन सबको समाप्त करके, जो जन नेता थे उनको खत्म करके एक रबड़ स्टैंप बैठाए जा रहे हैं आपके। अब आज है पावर तो बैठा रहे हैं, उसके परिणाम तो आगे आएंगे ना। लेकिन आज तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास पावर तो कुछ भी कर दो आपके।
और देखिए, बीजेपी जीरो से यहां तक पहुंचने के पीछे दो फैक्टर काम कर रहे हैं जिस आधार पर पार्टी चली। सामूहिक नेतृत्व की पार्टी थी ये, और सामूहिक जिम्मेदारियों की पार्टी थी। हम लोग जिलाध्यक्ष थे, जिलाध्यक्ष के नाते इतने महान नहीं हो गए थे कि हम दादा से कोई बात न पूछें। कोई भी निर्णय आते थे तो दादा सुखेंद्र सिंह, रामहित गुप्ता, नागेंद्र सिंह जी, मागी राम जी, केदारनाथ नायक, लालजी अग्रवाल, ये लोग सामने बैठते थे। अब बैठ के मैं विषय रखता था कि दादा ये काम है, ये इलेक्शन आगे इसमें टिकट देना क्या ठीक होगा। तो सब लोग चर्चा करते थे, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलते थे, फिर अंत में आके कंक्लूजन होता था यार ये दिशा ठीक है। अब उसी का इम्प्लीमेंटेशन जिलाध्यक्ष करता था। जिलाध्यक्ष अपने आप में कोई पूर्ण पद नहीं है। जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी यही है कि आप सबको साथ लेके चलो। और जब सामूहिक नेतृत्व की बात ये होती है कि जब हम 10 लोग बैठ करके कोई निर्णय कर रहे हैं पार्टी के हित में, और वो निर्णय जब इंप्लीमेंट होता है तो 10 लोग सोचते हैं निर्णय मेरा है। ये अकेले पुष्पेंद्र सिंह का निर्णय नहीं, अकेले जिलाध्यक्ष का निर्णय नहीं है, ये निर्णय सामूहिक निर्णय है। तो सामूहिक निर्णय, सामूहिक नेतृत्व की पार्टी थी, इसको हमने बदल दिया। अब कोई भी 2 आदमी इतना महान नहीं सकते जो इतनी बड़ी भाजपा को चला सके। मंडल अध्यक्ष अपने मुताबिक या अपने मंडल के या उसमें बैठ के अपनी बॉडी नहीं बना सकता। जिलाध्यक्ष जिले की बॉडी जिले के अनुसार नहीं बना सकता, इसको ऊपर से तय कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश की बॉडी नहीं बना सकता। ये सारी बॉडी एक जगह से बन रही है। इतना विनाशकारी सोच है। इससे होगा क्या रामू जी कि जो पार्टी का स्वाभाविक नेतृत्व डेवलप होता था, क्योंकि हम कार्यकर्ता के कार्यों का मूल्यांकन करते यार ये मंडल बन जाएगा, चला लेगा ठीक से, वो ऐसे ट्रेंड नहीं होता था। हमारे टाइम में 3 साल काम करने के बाद कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य होता था, और सक्रिय सदस्य बनने के बाद ही वो मंडल कार्य समिति में आ सकता था, स्थानीय समिति का अध्यक्ष हो सकता था। अगर वो सक्रिय सदस्य नहीं तो किसी पद में भाजपा में नहीं आएगा, सिर्फ साधारण सदस्य रहेगा। इससे हुआ क्या कि आपने सत्ता को, संगठन को सत्ता की चेरी बना के रख दिया, संगठन को, जबकि संगठन सुपर था। सत्ता में ठीक है, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई कुछ होगा, तुमको एक जिम्मेदारी दी है हमने विधायक बनने की, तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन तुम संगठन नहीं हो, तुम पार्टी नहीं हो, तुम सांसद हो, लेकिन जाके तुम अपना बोलो वहां पे सांसद की जिम्मेदारी निभाओ, तुम कानून बनाओ। इस बार तो स्पष्ट निर्देश था कि विधायक से पूछ के मंडल अध्यक्ष बनाया जाए। इस बार नहीं, पिछले 3-4 चुनाव से ही हो रहा है कि विधायक नाम दे देगा उसी को बनना है मंडल अध्यक्ष। अब मंडल अध्यक्ष सिर्फ नहीं, मंडल कार्य समिति में मंडल के पदाधिकारी जो विधायक चाहता है वो हो गया। आपने संगठन जो इसे खत्म कर दिया। अब ये बताओ हमको आप कि मैं विधायक हूं, मेरे कहने पे 4-5 मंडल अध्यक्ष बन गए, पूरी कार्य समिति बन गई, फिर आप सर्वे कराने आते हो मंडलों से कि यार टिकट रम्मू सिंह को चाहिए कि पुष्पेंद्र सिंह को चाहिए, तो रम्मू जी का नाम कौन लेगा यार? रम्मू जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जानता है कि ये इनकी कृपा से हम बने हैं। अगर इनका हम नाम, इनके अनुसार नाम नहीं लेते हैं, हम रम्मू सिंह जी के नाम लेते हैं, बहुत अच्छे हैं, इनको यार होना चाहिए, लेकिन हम नाम कल ही हट जाएंगे, कौन दूसरे कार्यकर्ता का नाम लेगा? तो पूरा संगठन यहां से लेकर प्रदेश तक सिर्फ सत्ता आधारित संगठन हो गया है। और उसके दुष्परिणाम यह है कि स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जो भी अच्छा कार्यकर्ता होगा, जो भी चरित्रवान कार्यकर्ता होगा, वो किसी का चाटुकार नहीं हो सकता है, वो किसी के पीछे पीछे नहीं घूमेगा, वो किसी की चप्पल नहीं उठाएगा, वो जनता को जाके पैर छुएगा, जनता के बीच में सेवा करेगा, लेकिन किसी नेता का गुलाम वो नहीं होगा अगर चरित्रवान कार्यकर्ता है। और आपने तो गुलामों की, चाटुकारों की फौज बना दी पूरे संगठन के अंदर आपकी। अब इससे आप उम्मीद करते हो कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के है ही नहीं, ये किसी नेता के गुलाम है जो उसके लिए तो काम करेंगे, लेकिन पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। ये पूरा संगठन का सिनेरियो पूरे जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में ही हो गया आपके। अब ठीक बोला आपने कि जिलाध्यक्ष है, आपने जिलाध्यक्ष परिवर्तित किया, ठीक है, आपका निर्णय है, आपने जिलाध्यक्ष बना दिया, तो आखिर क्राइटेरिया क्या है? और जब क्राइटेरिया उसको आपने जिलाध्यक्ष बना दिया तो उसको स्वतंत्र करो ना, अपनी टीम बनाए जिले के अंदर। जब अपनी टीम बना ले तब उसकी समीक्षा करो कि तुम अच्छा काम कर रहे हो कि बुरा काम कर रहे हो।
महामंत्री किसी नेता का सिफारिश बना दिया तुमने, उपाध्यक्ष किसी को बना दिया। एक भी आदमी पूरे जिला कमेटी में नहीं रहता जो जिलाध्यक्ष की अनुशंसा ही बना हो। उसका एक भी साथी नहीं है जो ये महसूस करे कि जिलाध्यक्ष के कारण हम बने हैं। उसका कहना कैसे मानेगी टीम? उसके हिसाब से चलेगी कैसे? उसके निर्देशों का पालन कैसे करेगी आपके? ये इतनी बड़ी विसंगतियां पैदा कर दिया आपने, जिससे जिलाध्यक्ष कुछ करने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ वो रेलवे स्टेशन चला जाएगा, सर्किट हाउस चला जाएगा, कार्यालय आ जाएगा, ऊपर से जो कार्यक्रम आएंगे उसको वो फोटो खिंचा करके भेज देगा। लेकिन जिलाध्यक्ष काम ये है नहीं। हम लोग के टाइम में जिलाध्यक्ष कोई नेता आया, इससे जरूरी नहीं कि पुष्पेंद्र सिंह जिलाध्यक्ष के नाते उसके आगे पीछे घूमेंगे। हम लोग दयाराम पंडित जी थे, दयाराम जी, वो सर्किट हाउस प्रभारी बना के रखा था यार। ये आप नेताओं को झेलोगे, हो सकता है मैं स्टेशन में ना आ पाऊं, लेकिन फिर मैं आके उनसे मिलूंगा। अगर मेरा कार्यक्रम नागौर में लगाया और नेता को जाना है जयद्वारा, तो मैं कह देता भाई साहब मुझे नागौर जाना, मेरी कार्यकर्ता आ जाएंगे, आप जयद्वारा जाओ, मैं नागौर जाता हूं। कोई बुरा भी नहीं मानता था इसको, वो उसको अच्छा मानते थे। अब ऐसा संभव नहीं घूम रहा है, अब ऐसा संभव नहीं है। आज तो अगर जिलाध्यक्ष बेचारा पीछे पीछे न जाए तो उसकी जिलाध्यक्ष खतरे में पड़ जाएगी। और जिलाध्यक्ष को मजबूर है नेताओं की चाटुकारिता करने के लिए। तो जिलाध्यक्ष तो अब जिलाध्यक्ष ठीक है बेचारे, नाम है, चेहरा है, बाकी उनको स्वतंत्रता जो मिलनी चाहिए संगठन चलाने के लिए, स्वतंत्रता आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में समाप्त हो गई। एक सवाल और आपसे कर लूं, जब आप लोग जिलाध्यक्ष थे तो सत्ता में तो थे नहीं आप, तो पैसे कमाने की कोई बात ही नहीं है। अभी मेरे से किसी ने पूछा कि वर्तमान ये जिलाध्यक्ष क्या पैसे कमा पाएंगे, तो मैंने उनको एक उत्तर दिया कि नरेंद्र त्रिपाठी जितना नहीं कमा पाएंगे। अब ये जो प्रश्न है आपका, इसका जवाब देना मेरे लिए कठिन इसलिए है कि हम लोग अब उस लेवल में आ गए जिले की सीनियरिटी में। हमसे सीनियर शंकर लाल जी हैं, हम हैं, रामदास जी करीब करीब हैं, लेकिन वो घर ही में बैठे ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो जो टॉप 5 लोग हैं उसमें हम लोग आते हैं। तो बहुत सारी बातें इन लोगों की हमारे पास तक आ भी नहीं पाती हैं और जानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज की भाजपा वही द्वापर और राम त्रेता का अंतर है। अब आज वो द्वापर युग के सब लोग हैं, तो वो जैसा भी है कि कृष्ण ने कहा था कि इन पापियों को मारना है, चाहे झूठ बोलने से मर जाए, चाहे जैसे भी अस्वस्थावा मरो नरो या पिंजरो वाली बात है, तुमको अपने काम निकालने चाहे जैसे निकले निकालो। अब वो चरित्र और वो मापदंड नहीं है जो मापदंड हम लोग के टाइम में थे, कि गरीबी में भी, पैसे के अभाव में भी वो चीज नहीं बिगड़ती थी। हमारे ऐसा नहीं था कि चंदा नहीं होते थे, लेकिन तब दादा सुखेंद्र सिंह जी, रामहित जी, मागी राम जी, हम रामो राम जी, 4-5 लोग इकट्ठा जाते थे, भाई साहब ये कार्यक्रम आया, ये कार्यक्रम आया, थोड़ा इसमें सहयोग करा दीजिए। अधिकारी करते थे, फैक्ट्रियां भी करती थी। अब देखिए उस समय जो अटल जी हमारे टाइम में आए, हम जिलाध्यक्ष थे, तो ये कार्यालय का जमीन अटल जी को 5 लाख की थैली हम लोगों ने भेंट की थी। टाउन हॉल मैदान में उनका कार्यक्रम था, तो 2,65,000 रुपए हमें जिले की निधि मिली। 50% यहां मिल जाती है, पहले ये नियम था। तो मागी राम जी थे हमारे, सब पैसा उन्हीं के पास रहता था। तो हमने कहा मागी राम जी इसको चर्चा मत करिएगा, अपने पास रखे रहिए और किसी से बताइएगा नहीं। बोले क्यों पुष्पेंद्र जी? हमने कहा दादा अपन कार्यालय की जमीन लेंगे इस पैसे से। तो उनको भी दिमाग में नहीं था, यार ये तो बहुत अच्छा सोच है यार, कहीं अपन ढूंढते हैं, 2-3 महीने मिली तो रजिस्ट्री करा लेंगे। समझो उससे रामहित गुप्ता जी का प्लॉट पड़ा हुआ था। रामहित जी गुप्ता को जब विषय आया कार्यालय की जमीन लेनी है, कहीं यार ये वाली ले लो, हमारी वाली, ये हम सस्ती भी दे देंगे, कार्यालय यहां बन जाएगा, अच्छा रहेगा। हम सब लोगों ने देखा, दादा, रामहित जी, मागी राम जी, सब लोग, नागेंद्र सिंह जी, यार ये ठीक है यार, कॉलोनी थोड़ा अंदर है, मेन रोड में नहीं है, बहुत हो हल्ला ना होगा, यहाँ पे ठीक रहेगा। तो सीधे 2 लाख 2.5 लाख रुपया रामहित जी को दे करके हम लोगों ने इसकी रजिस्ट्री करा ली थी। अभी भी कार्यालय की रजिस्ट्री मेरे नाम से ही है, जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के नाम से। तो ये सोच उस समय, ये अटल जी की चरण रज है हमारा कार्यालय, उनके चरणों की धूल है, जिसके कण से ये कार्यालय बना लिया गया था। तो हम लोग विपक्ष में थे, जो कोई कल्पना नहीं करता था। सतना में, भोपाल में कार्यालय भी किराए से चलता था, उस समय हमने सतना कार्यालय की जमीन दी थी। मतलब भोपाल के पहले ये बन गया। एक सपना को लेकर हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं
कि सतना के विकास से आप संतुष्ट हैं? 2003 से लेके ये 2025 चल रहा है, बड़े नजदीक से सत्ता के हमने देखा है। आप याद करो रमू भैया, किन 20 सालों में कभी आपने सतना के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, महापौर को एक साथ चाय पीते हुए फोटो देखी है? नहीं देखी। जब डेवलपमेंट के काम में भी हमारी एकता नहीं है, जब हमारा सोच डेवलपमेंट के लिए एक नहीं होता है, तो डेवलपमेंट होगा कैसे? और डेवलपमेंट होगा तब जब हमारी एक आवाज हो। जब अपन रीवा को देखें, कटनी को देखो, तो सतना लगता है कि यार हमसे कहां गलती हुई है। जो ऑलरेडी डेवलप शहर था उसको हमने उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए हम लोग, जिस मुकाम पर और शहर चले गए। उसका कारण सिर्फ मैं मानता हूं कि जनप्रतिनिधियों की आपस में बैठ करके सतना के विकास का चिंतन, विजन बनाना, सबके अपने अपने स्वार्थ है। और नेताओं का स्वार्थ आजकल बचा है इस प्रजातंत्र में, इस कलयुग में, इस सरकारों में, कि नेता को नोट कैसे मिलेगा, वोट कैसे मिलेगा। तो जिस तरह नेता को नोट और वोट की चिंता है, वही नेता को वोट और नोट कैसे मिले, इसी में उसका पूरा 5 साल गुजर जाता है। और जब हम 5 लोग बैठ करके इसके सिर्फ इसी के लिए चिंतन करेंगे, यार सतना में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो कुछ तो मुद्दे निकले जिसमें हमारी पूर्ण सहमत होगी। और जिसमें पूर्ण सहमत होगी वही काम हम पहले कर देना। रमू जी क्या कह रहे हैं, पुष्पेंद्र सिंह क्या कर रहे हैं, महत्वहीन है। हो सकता है हमारे मनभेद हो सकता है कोई काम रमू जी पहले कराना चाहे, हम बाद में करा, लेकिन हम पूरे जनप्रतिनिधि बैठ करके निर्णय ले कि ये काम करना, तो काम तो हो जाना चाहिए ना। नहीं हो पाया। मैं 1-2 उदाहरण देता हूं जिसमें मुझे शर्म आती है 20 साल सत्ता में रहने के बाद। 2007 में शिवराज जी की कैबिनेट ने निर्णय लिया कि टोन साइलर प्रोजेक्ट में जो 20-25 गांव बचे हैं, उनकी जो किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली गई थी, उनको किसानों को वापस कर दिया जाएगा। 2007 से 2025 लगातार हम सत्ता में हैं। कितने साल हो गए? 18 साल। 18 साल में हम उन 22 गांव के किसानों की जमीन वापस नहीं कर पाए। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि बाणसागर का पानी 120 किलोमीटर नहर बना करके बीजेपी सरकार में सतना में पानी आ गया। बाणसागर का पानी मेजर कैनाल से बह करके और नदी में जा रहा है। इसकी जो खेत थे, उन खेतों में माइनर बननी थी। इन सालों में हम माइनर नहीं बना पा रहे हैं। माइनिंग मद का करोड़ों रुपया तुम इधर उधर बांट के ले ले, तो जनप्रतिनिधि सब, किसी के दिमाग में नहीं आ रहा, हमारे विधायक के, न हमारे सांसद के, कि यार अपने जिले की 1200-1400 एकड़ जमीन के बगल से पानी बह के नदी में जा रहा है और खेत में पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इससे बड़ा क्या निर्णय हो सकता है? तुम्हारे गांव में घूमने का, तुम्हारे जनप्रतिनिधि रहने का फायदा क्या है? मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं, लेकिन कार्यकर्ता के नाते जब मैं चिंतन करता हूं जाकर के गांव में, चिंतन करता हूं गरीब के बीच में जाके, तब पता चलता है यार कि हमने बदला क्या। ठीक है, कुछ रोड, मेडिकल कॉलेज, बाणसागर नहर, बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन डेवलपमेंट यही भर है क्या? हमें परिवर्तन लाना चाहिए था कि एक सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होने लगी, और बदतर स्थिति चले गए हम। क्या थाने की घूस बंद हो गई? क्या पटवारी ये काम किसान से बिना पैसा लिए काम करना, खसरा देना शुरू कर दिया? क्या अस्पताल में जो दवाइयां आ रही वो असली दवाइयां आ रही जो एक गरीब को फायदा कर रही हैं? आज गांव से जब गरीब आता है उसके चलो तुमको जिला चिकित्सालय में दिखा देते हैं, तो कहता है कि हम जिला चिकित्सालय, भैया हमें किसी और जगह दिखा दीजिए, अस्पताल की दवाई फायदा नहीं करती है, हम अस्पताल की दवाई से ठीक नहीं होंगे। ये खोया है हमने।
सत्ता में आने के बाद। उसका विश्वास खोया, उसका आत्मबल टूट चुका हमसे। आज गांव की हालत है रमू भाई कि अभी गांव की सरकारी स्कूल टूटना शुरू हो गए। क्यों टूटना शुरू हो गए? हम जो संपन्न लोग हैं, जो 100 एकड़ 25 एकड़ 50 एकड़ किसान है, उनका बेटा तो इंदौर में पढ़ रहा है, या कि पुणे में पढ़ रहा है, या कि रीवा में पढ़ रहा है, कि सतना में पढ़ रहा है। हमसे जो छोटा किसान है उसका लड़का आपके प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। जो गांव का सबसे गरीब तबके का लड़का है, जिसको दोपहर का भोजन मिल जाता है, वो प्रभावशाली, जिसको साइकिल का, जिसको वजीफा का, जिसको ड्रेस चाहिए, सिर्फ वही लड़के सरकारी स्कूलों में बचे हैं। और उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। क्या कर लेगा मास्टर? तो क्या हमने ऐसी व्यवस्था बनाई कि यार मास्टर स्कूल जाएगा? हम लोग सब सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, हमारी जनरेशन पूरी। और सरकारी स्कूल में भी टाट नहीं रहती थी यार, अपना अपना बोरी लेके जाना पड़ता, अपनी बोरी बिछाओ, बैठ जाओ, पढ़ो। लेकिन उस समय का अध्यापक का वो चरित्र था कि उसने हमको इस लायक बनाया कि आज हम किसी कहीं कुछ दो शब्द बोल सकते हैं, दो शब्द लिख सकते हैं। उन स्कूल में पढ़े हुए बच्चे, आज जो बड़ी बड़ी स्कूल जो नाम है, उनके पढ़े हुए बच्चे जो काम नहीं कर सकते, उस प्राइमरी, गांव की प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए बच्चों में वो ज्ञान आ गया था। एक बात एजुकेशन को लेकर आपने कही, तो मेरा अभी एक पॉडकास्ट, यही एक वीडियो किसी ने बनाया था, मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मैंने उसमें एक बात उठाई थी कि हमारे यहां के नेता वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो कर रहे हैं, वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? इस सब की एजुकेशन एक जैसी होगी। वही सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके देश में, है ना? यानी मेरे पास पैसा है, मेरा बेटा 1 लाख रुपए महीने की फीस देके पढ़ रहा है, इतनी बड़ी स्कूल है, उसका सिलेबस अलग है, उसका एजुकेशन का स्तर अलग है, उसका कंपटीशन फिर जब यूपीएससी या पीएससी आएगी तो उसका कंपटीशन उस गांव के स्कूल के बच्चे से होना है, जहां सिलेबस ही दूसरे हैं जी। तो वन नेशन वन एजुकेशन सिर्फ इसी भर में नहीं है। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन रेवेन्यू लॉज, वन नेशन वन पुलिस लॉज, वन नेशन वन हॉस्पिटल लॉज, वन नेशन वन आपके सारी पैमाइश यार देश में अलग अलग है, हो गई। हर प्रदेश की पैमाइश अलग है। यहाँ कहीं एकड़ चल रहा, तो कहीं बीघा चल रहा, तो कहीं विश्व चल रहा। मतलब आज तक हम 70 साल में ये निर्णय नहीं कर पाए यार कि ये पैमाना है नाप का, जमीन की नाप का, ये पैमाना है एजुकेशन का। क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अभी भी मेरे जीवन की अभिलाषा थी एक चुनाव लड़ना चाहिए मुझे, क्योंकि जीवन के मैंने 40 साल इस भाजपा को दिए हैं, समाज के बीच में दिए हैं। अपनी भी परीक्षा लेना चाहता था कि यार एक बार देखे जनता, जहां इतना जातिवाद फातिवाद है, वहां पे देखे कि यार हमने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया। लेकिन दुर्भाग्य पार्टी नहीं सोच रही, तो अपन कर भी क्या सकते हैं। अगर कांग्रेस आपको लोकसभा लड़ाए तो क्या लड़ेंगे? अब मैं उम्र के उस मुकाम पे पहुंच गया हूं 70 साल की उम्र में कि अब विचारों से समझौता मुझसे नहीं होगा। मैं 70 साल की उम्र में बाप बदलना नहीं चाहता। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिस सोच के साथ में राजनीति की है, उस सोच में लगता है कि इसी में जो योगदान हो सकता है दूंगा, और अगर नहीं हो सकता है तो फिर अब मैं मरते वक्त जय श्री राम की जगह अल्लाह अकबर तो नहीं कहना चाहूंगा। बीजेपी में क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जो संगठन में काम करते हैं अधिकांशतः उनको सत्ता नहीं सौंपी जाती, उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाता? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, सब संगठन के लोग तो गए हैं। ठाकरे जी थे, ठाकरे जी राज्यसभा में गए। वर्तमान 10-20 सालों में जो ये ट्रेंड चला है, इधर है ना, अभी ओम माथुर जी को गवर्नर बनाया गया। आपके कप्तान सिंह जी थे, उनको संगठन काम करते रहे, संघ से संगठन में आए, फिर उनको राज्यसभा भेजा गया। आपके जितने जिन्होंने अपना जीवन दिया उन सबको कहीं ना कहीं है तो गवर्नर बनाया जाता है, कि राज्यसभा में भेजा जाता है, कि उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी पर। अभी जितने संगठन मंत्री थे सबको कारपोरेशन के चेयरमैन बना दिया था। आशुतोष तिवारी बने, चुनाव नहीं लड़ाया, लटोरिया दिए। चुनाव लड़ाने की बात, चुनाव लड़ाने, विधानसभा लोकसभा की टिकट नहीं दी जाती। अब वो लोग राज्यसभा, मतलब एक वो उसके पीछे लॉजिक ये है कि वो लोग संगठन काम करते करते आम जनता से उनका कोई कार्यकर्ताओं संपर्क रहता है, तो बहुत कम पीस ऐसे निकलते हैं जिनको चुनावी उसमें डाला जाता है। बाकी अगर डालते भी तो असफल हो जाएंगे वो लोग, क्योंकि आम जनता से कोई संपर्क रहता नहीं है।
भाई कार्यकर्ताओं के हेडमास्टर रहते हैं ये, बाकी आम जनता से संपर्क रहता है। पार्टी की सबसे अच्छी कोई 3 नीतियां जो आपको बहुत अच्छी लगती हो कि ये निर्णय बहुत अच्छे हैं? वर्तमान की बात कर रहा हूं। वर्तमान में मुझे जो अच्छा लग रहा है, इस 2014 की बात आप पूछ रहे हो जी। एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान जो देश के अंदर किया गया, जिसकी बहुत जरूरत थी। ये सिर्फ मंदिर के प्रश्न नहीं है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर बन जाए, राम जन्म मंदिर बन जाए। आज से 405 साल पहले ये तो इसलिए तोड़े गए थे कि हमारे हिंदू समाज के मान बिंदु थे ये, और उन मान बिंदु को तोड़ करके हमारा मनोबल तोड़ने का प्रयास देश के अंदर हुआ कि तुम कुछ नहीं हो, हम तुम्हारे भगवान की स्थिति किए डाल रहे हैं, कर लो जो तुमको करना हो। तो जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ आपके, वो इस देश के लिए बहुत आवश्यक था कि दबे कुचले समाज को गौरव के साथ, स्वाभिमान के साथ देश में खड़ा होने के लिए अपन करें। दूसरी नीति हमें अच्छी लगी ये कि पिछले 50-60 सालों में जो एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के हिसाब से सब नीतियां देश की बनती चली गई, और इस देश में बहुसंख्यक समाज को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना के इस देश के अंदर रख दिया गया। उसी कोई आवाज इस देश के अंदर नहीं थी। कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड जैसे उदाहरण है कि 1950 से लेकर जवाहरलाल नेहरू का पहला जो संवैधानिक संशोधन था वो ये था कि इस देश में बहुसंख्यक को अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ाने का अधिकार नहीं है, अल्पसंख्यकों, ईसाई और उनको है, इस्लाम को। ये वहां से शुरुआत होती है 1950 से, वो आते आते वक्फ बोर्ड तुष्टीकरण तक पहुंची। वक्फ बोर्ड एक सामान्य सी बात है, अगर कोई मुस्लिम भाई या हिंदू भाई भी अगर उनको दान करना चाहता है, उसके पास पेपर्स हैं, वो दान कर दे और वो समाज के काम आए, इसमें कोई बुराई नहीं है, चलना चाहिए इसको। लेकिन जो वक्फ बाई यूजर जो कानून में संशोधन किया गया कि हम उंगली जहां रख देंगे वो जमीन वक्फ की हो जाएगी, इसने इस देश को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। आज से रेलवे के बाद सबसे बड़ी जमीन दूसरे नंबर में सेना है और तीसरे नंबर वक्फ बोर्ड आता है। अब वक्फ बाई यूजर में उन्होंने जहां रख दिया, उसके पीछे हो क्या रहा है? ये सिर्फ एक बात नहीं है कि उनकी नाम जमीन हो गई, इसका दुरुपयोग जो हो रहा है देश के अंदर कि जो संपन्न लोग हैं, हमारा एक घर वक्फ बोर्ड कह दे कि यार तुम्हारा वक्फ बोर्ड में आ गया, मैं थोड़ा लड़ सकता हूं तो मैं भोपाल जा सकता हूं, भोपाल के उनको ट्रिब्यूनल में केस दायर कर सकता हूं, क्योंकि और हिंदुस्तान किसी कोर्ट में तो केस लड़ा नहीं जा सकता है। तो हमसे वो एक्सट्रॉशन करते हैं, हमसे कहेंगे 10 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारा वक्फ बोर्ड से नाम कटवा दूंगा। तो संपन्न लोगों से तो पैसा लिया जा रहा है, पैसे के माध्यम से वक्फ बोर्ड का नियम को सिद्ध किया जा रहा है। लेकिन झाबुआ जैसे जगहों में, जो छत्तीसगढ़ जैसी जगहों में, बजाओ छत्तीसगढ़ जैसी जगहों में जहां आदिवासी बेल्ट है, वहां क्या करते हैं कि एक गरीब आदिवासी है, उसकी 3 एकड़ जमीन है, उन्होंने 3 एकड़ में लिख दिया वक्फ बोर्ड लिख दिया, उसकी बिटिया की शादी है, वो जमीन बेचना चाहता है। जब गया तो पटवारी ने बोला कि तुम्हारी जमीन में तो वक्फ बोर्ड दर्ज हो गया है। वो कहता है बेटी की शादी कैसे होगी? तो वही फिर वक्फ बोर्ड वाले आते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, मैं तुम्हारी जमीन रिलीज कर दूंगा। अब उसके सामने जीवन मरण का संकट है कि बिटिया की शादी करे कि वो आत्माराम से अब्दुल बन जाए, तो वो आत्माराम से अब्दुल बन जाता है, अपनी जमीन बेच लेता है, अपनी बिटिया की शादी करता है आपके। तो ये धर्मांतरण का बहुत बड़ा कारण वक्फ बोर्ड देश के अंदर हो गया, जहां लाखों की संख्या में वो गरीब आदिवासी, उनको इस चंगुल में फंसा कर उनको धर्मांतरित किया जा रहा है। तो इस क्षेत्र में जो काम हो रहा है इसके अंदर, वो बहुत अच्छा है। तीसरा, उस गरीब तबके को लगता है, अपन शहर में रहने वाले लोगों को, कि यार ये जो फंडिंग हो रही है उसके कारण जो लोक जन कल्याणकारी योजनाओं में जो सीधे पैसा अब उनके पास पहुंचने लगा, इससे बहुत बड़े ड्रास्टिक परिवर्तन आए। जैसे प्रधानमंत्री आवास, अब गांवों की तस्वीर बदल रही है।
अब वो सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, उसके घर बन गया, उसकी गैस आ गई, उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, उसके घर में शौचालय बन गया, उनका जीवन बदल गया। जो पीढ़ियां गुजर गई झोपड़ियों में, आज वो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। गो कि मैं इस बात से सहमत नहीं रमू भाई, इस शौचालय की योजना बुरी तरह फ्लॉप हुई देश के अंदर। नल जल योजना बुरी तरह फ्लॉप हो रही इस देश के अंदर। उसका कारण यह है कि किसी गांव में, एक गांव का अगर नल जल योजना चल रही थी तो वो चला नहीं पाए हम। इतनी बड़ी योजना में नाली खुल रही है, पाइप पड़ रहे हैं, मुझे शंका है कि ये सप्लाई अपन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जो 76,000 करोड़ रुपए जिसमें खर्च हो रहा है वो सफल नहीं हुई तो क्या होगा। ऐसे ही आपके शौचालय में अगर इस योजना में थोड़ा भी दिमाग लगाया गया होता IAS के द्वारा, एक गांव में अगर 2 सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए जाते तो 1000 शौचालय नहीं बना पाते, बनस्पत 2 शौचालय बनाते, एक लेडीज के लिए, एक जेंट्स के लिए। उसको ये सोच दिमाग किसी ने लगा कि अभी 1 लोटा पानी लेके शौच करके गरीब आदमी आ जाता है। अब एक बार शौचालय यूज करने के लिए 2 बाल्टी पानी कहां से लाएगा। अगर ये सिस्टम होता कि 2 शौचालय बना दिए गए, उसमें पंप होता, उसमें आपके एक की ड्यूटी भी लगाते, साफ सफाई होती, प्रॉपर केयर होती, तो वो यूज में आता और पैसा भी कम लगता देश के अंदर आपके। मेरा मानना था कि अगर घर घर भी बनाना था तो एक सीमेंट के पाइप का डिजाइन करके एक जैसा शौचालय आप भेज देते बिना पैसे। क्या किसी को शौचालय का पैसा मिला है क्या? बिना पैसे क्या PM आवास का फंड किसी को मिला है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, अभी भी नहीं मिल रहा। तो हमने एक रिश्वत का एक और मापदंड शुरू कर दिया, आपकी एक और प्लेटफॉर्म हम बढ़ाते चले गए। एक और चीज थी कि पार्टी के ऐसे कोई 3 निर्णय जो पार्टी को लेने चाहिए थे पार्टी ने नहीं लिए, और ये बड़े निर्णय। मैं हिंट कर रहा हूं, गाय को हमने राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित किया, बीफ एक्सपोर्ट को हमने कम नहीं किया। इस विषय पे आप बताएं, ये मेरा पहले हिंट है। अश्लील साइट्स हम नहीं बंद कर रहे हैं, हम चाइना की साइट्स बंद करके हम बड़े प्रचार करते हैं, अश्लील साइट्स क्यों नहीं बंद करते हैं? कलकत्ता का कांड होता है, हम आंदोलन करते हैं, हम सरकार को घेरते हैं, विपक्षी है। भोपाल में 3 साल की बच्ची से टीचर रेप करता है और उसमें घटना के बाद उसके मोबाइल से 100 वीडियो मिलते हैं। तो हम कौन साइट क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? हम गाय को राष्ट्रीय पशु और ब्रीफ को निर्यात क्यों नहीं कम कर पा रहे? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमें और किसी से उम्मीद नहीं थी इस देश के अंदर, किसी राजनीतिक दल से, लेकिन बीजेपी के नाते ये अपेक्षा देश की जनता करती थी। हम बड़ा गाय का ढिढोरा पीटते हैं तो यार हमें बीफ बैन करने में क्या जाता है, करो, होगा जितना नुकसान होगा। हमें पोर्न साइट निश्चित रूप से 100% ब्लॉक कर देनी चाहिए आपकी, क्योंकि ये देश की जनरेशन समाप्त किए दे रही है। देश का जो ब्रह्मचर्य तो छोड़ो, तो बहुत दूर की बात हो गई, सामान्य मानवीय संवेदनाओं से च्युत होता जा रहा पूरी जनरेशन आपके। सतना स्मार्ट सिटी बन रहा है, लग रहा है आपको? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है कि सतना स्मार्ट होगा इन सब कारणों से। नहीं, लेकिन मुझे तो एक जानकारी हुई कि लगभग बजट स्मार्ट सिटी का जो आया हुआ था उस समापन की ओर है, समाप्त हो चुका है। बहुत डिटेल जानकारी रमू जी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा नगर निगम वगैरह जाते नहीं हैं। सुनते हैं ऐसे कि स्मार्ट सिटी का पैसा पूरा खत्म हो गया है, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा कहीं अपन स्मार्ट हुए हैं। स्मार्ट इन सेंस कम से कम 3-4 चीजें तो स्मार्ट की जाती है जिसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगना है। जब वही नहीं कर पा रहे तो हम स्मार्ट कहां से बनाएंगे यार? ठेला व्यवस्थित शहर में लगेंगे, इसके लिए तो पैसा नहीं चाहिए। बसें कहां खड़ी होंगी, ऑटो कहां खड़े होंगे जिससे आवागमन सुलभ हो जाए। यहाँ पे आपका जो सब्जी मंडी है सड़क में नहीं लगेगी। हम 20 साल से तो देख रहे हैं, हम नहीं हटा पाए पन्नी लाल जयस्तंभ चौक और लालता चौक की सब्जी मंडी। 3-4 मंडियां हमने बनवा दी, लेकिन वो तो नहीं हटा पाए। तो समस्या तो यथावत है ना। रुई मंडी बनने के बाद हम शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। मांस मंडी बनने के बाद हम शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं।
तो स्मार्ट सिटी बनने के लिए तो हमें यार, देखो सतना शहर सिर्फ 2.5-3 लाख लोगों का सतना शहर नहीं है। सतना शहर में रोज प्रतिदिन 50,000 लोग, ग्रामीण अंचल के लोग शहर आते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं, शाम को अपने घर जाते हैं। जिस दिन उसको उसकी आवश्यकताएं को ध्यान में रख करके सतना शहर स्मार्ट नहीं होगी। आज उसको बाथरूम जाना है तो किसी घर का दरवाजा, किसी का किनारा, कोई नाली ढूंढता है आज भी, है ना। हम जाते हैं कोर्ट में जाते हैं तो जाते हैं तो वकीलों को देख करके तरस आता है यार कि हम आज तक व्यवस्थित इनको नहीं कर पाए। जमीन इतनी पड़ी है, वो अपनी अपनी झोपड़ी लेके इलाहाबाद के पंडा सरीके बैठे हैं, लेकिन हम व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। हम व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं यार कि हम जाएंगे तो फल मंडी है, वहां पे जाएंगे फल खरीद चले आए, पूरे शहर में ठेले हैं, इसमें कौन सा पैसा लगना है यार? इसमें कौन सा पैसा लगना है कि तुम्हारी अतिक्रमण देश के जो शहर के अंदर है, किसी का भी अतिक्रमण हो यार, चलाओ ना डोजर यार। क्योंकि अतिक्रमण टूटने से कभी नुकसान इसलिए नहीं होता है कि अतिक्रमण 50 लोगों का टूटेगा, 5 लाख लोग उसकी अच्छाई से प्रभावित होते हैं। अब मालूम नहीं किस एंगल से उन्होंने स्मार्ट सिटी कल्पना की थी। स्मार्ट सिटी ये भी हो भी नहीं सकती यार कि एक पर्टिकुलर मोहल्ले को हम स्मार्ट बना दे, सुंदर बना दे, नया शहर बसा दे, बाकी पूरा शहर ऐसे कचरा बना रहे, तो स्मार्ट कैसे हो जाएगा यार? आबादी तो 3-4 लाख यहां रहती है पुराने शहर में ना यार। उनकी जीवन शैली की उनको 24 घंटे पानी मिले, 24 घंटे लाइट मिले, उसकी साफ सफाई हो, रोड अच्छी हो, नाली साफ सुथरी हो। अगर इस चीजों की व्यवस्था सुधार नहीं कर पाते अपन, तो एक मोहल्ले को हम चमका देंगे, उससे होगा भी क्या? लगा दो 100 करोड़ रुपए लगा दो। दो अंतिम प्रश्न। आप एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ गए जी, उसकी वजह क्या थी? देखिए वो क्या था कि हर्ष सिंह जी 7-8 दिन पहले कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे। हम लोग उस समय विकास यात्रा निकाल रहे थे। रामनगर एक रामपुर विधानसभा गांव हो, वहां पे सभा चल रही थी। मैं था, संगठन मंत्री चौरसिया जी थे, प्रभाकर सिंह जी थे, केशव तिवारी जी थे, वरिष्ठ नेता। ये हर्ष सिंह जी कार्यक्रम में शामिल हो गए थे। वहां मैं भाषण दे रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी की तुलना कर रहा था कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, भाजपा ने ये किया, स्वाभाविक है हम अपनी पार्टी की बड़ाई करेंगे। उसी में हर्ष सिंह जी की हमारी कुछ हॉट टॉक हुई। उनको ऐसा लगा कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट में बोल रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। भाई विकास यात्रा में तो विकास की चर्चा करेंगे। उसी में वो बात करते करते कुछ पहले उन्होंने केशव तिवारी जी को अपमानित किया, फिर प्रभाकर सिंह जी को, फिर हमको। अब बात करते करते वो बोल गए कि हम ऐसे लोगों के हाथ से माइक छुड़ा लेते हैं। मैंने कहा हर्ष सिंह जी, मेरे हाथ से माइक छुड़ाने की औकात मैं सतना जिले में किसी की देखता नहीं हूं। जो मेरे हाथ से माइक छुड़ाएगा उसके सीने में इतना बड़ा होल होगा। और रही बात तो मेरी औकात की, क्या बात करते हो? औकात का सेंस उनका था कि तुम्हारे पिताजी मास्टर थे और मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, तुम मेरे से क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा रही औकात की बात, तो मैंने कहा मेरी 28 साल की औकात है भाजपा में और आपकी 8 दिन की नहीं है। आपको मैं अपनी औकात दिखाऊंगा, आपको मैं अपनी औकात दिखाऊंगा। सिर्फ यही कारण था मेरे चुनाव लड़ने का। न पार्टी कोई विरोध था, न टिकट की अपेक्षा थी। कई बार टिकट मिलते मिलते कटे। मैं कभी बगावत नहीं किया, न भाजपा से बगावत करने की मैं सोच सकता हूं। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत अपमान किया और अपमानित करके, मेरे पिताजी शिक्षक थे उसका उन्होंने अपमान किया, इसलिए मैंने रिएक्ट किया। मैंने कहा तुमको तो मैं विधानसभा नहीं जाने दूंगा, बाकी कुछ भी हो जाए। मैं चुनाव हार गए थे? हाँ हारे थे चुनाव, राम लखन जी चुनाव जीते थे। मैंने कहा आपको मैं चुनाव नहीं जाने दूंगा विधानसभा में इस बार, बाकी तो ठीक। आखिर उसमें भगवान ने सफल किया था। एक बार भाभी जी भी चुनाव जिला पंचायत लड़ी थी, वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी, उसमें महिला सीट हो गई थी और वो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट वोटर से जीती थी, जबकि वहां 2000 ठाकुर वोट नहीं यार, सब ज्यादातर वोट है। अध्यक्ष नहीं बन पाई, उसके पीछे क्या वजह थी? अध्यक्ष न बनने के पीछे पूरी बीजेपी हमारे अगेंस्ट में खड़ी हो गई थी। ब्रजेंद्र नाथ पाठक, गणेश सिंह, लक्ष्मी यादव उसमें आए थे, राजकुमार मिश्रा अध्यक्ष थे, कमलाकर चतुर्वेदी थे, रामदेव सिंह थे। ये सब उमाचंद गुप्ता के पक्ष में खड़े थे। ये सब पैसे बांट रहे थे।
तो आखिरकार हम लोग पार्टी से भी लड़े, पार्टी के बाहर भी लड़े, इतनी क्षमता नहीं बना पाए। अब मुझे पैसा देके चुनाव नहीं जीतना था, क्योंकि इसका कारण ये था मैं कुछ करने के लिए जिला पंचायत लड़ रहा था कि अगर पैसा देके पैसा खर्च चुनाव लड़ता तो फिर चोरी चमारी में फंसा रहता। और अंत में क्या होता, क्या कि मेरी वाइफ थी, मैं होता तो एक बार जेल भी जाता। वाइफ को फिर मुकदमेबाजी में फंसा के हाई कोर्ट और यहाँ मुकदमा लड़ने के लिए मैंने कहा ये निर्णय, और क्या मेरा जो 35 साल का राजनीतिक निर्णय है, जो समाज में प्रतिष्ठा है, वो भी खत्म होगी। इससे मिलेगा क्या? मैंने कहा पैसा देके तो चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। और मैंने कहा लेकिन चुनाव लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि किरण सेन जैसे भी उस समय कार्यकर्ता, जब भाजपा के 6-7 सदस्य बिक गए 3-3, 4-4 लाख में, पहली बार बिके थे। किरण सेन जैसी महिला कार्यकर्ता थी जिसको 5 लाख रुपया लिए घूम रहे थे विरोधी पक्ष, वो कह रहे थे कुछ भी हो जाए मैं दादा के साथ रहूंगी और भाजपा के साथ रहूंगी, और वो अंत समय तक वो हमारे साथ रही। ऐसे भी कार्यकर्ता हैं। तो उस कारण से हम असफल हुए थे, पूरी बीजेपी जाके उनकी गोदी में बैठ गई थी। वो कांग्रेस से, वो कांग्रेस से थे। उनकी बात पुष्पा गुप्ता जब चुनाव लड़ी थी, पुष्पा गुप्ता पर सब मीरा सिंह हुआ था। तो हो जाता है कभी कभी, क्या होता है ना, जंगल के शेर को जंगल के शिकारी कुत्ते घेर कर मार डालते हैं। वो 15-20 के झुंड में रहते हैं, उसने इधर मुंह किया तो इधर वाला काटता है, इधर मुंह किया तो उधर वाला काटता है। तो वही हाल है कि जंगल के एक अच्छे खासे प्रतिभाशाली नेतृत्व को 10 जंगली कुत्तों ने घेर करके मार तो नहीं डाला, लेकिन परेशान राजनीतिक रूप से मर्डर किया है। लेकिन हम तो ये मानने वाले लोग हैं रमू जी की देने वाला एक प्रभु है, वो मुझसे जो काम लेना चाहता है वो लेगा, जो नहीं लेना चाहता उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सब कुछ उस परमपिता परमात्मा के ऊपर अर्पण करके अपने कर्म जरूर करना चाहिए। और कर्म है कोई मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए या कि यहाँ मुख्यमंत्री सगाओ, यही भर कर्म नहीं है। कर्म है भारत का भविष्य सुरक्षित करने का। आने वाली हमारे बाद की पीढ़ी स्वाभिमान सम्मान के साथ इस देश में जीवन जी पाएगी, नहीं जी पाएगी। इस देश के आने वाली पीढ़ी को वही कष्ट तो न भोगने पड़ेंगे जो मुगल काल में 13-13 जौहर हुई इस देश के अंदर। हमारी माताओं बहनों का वो सम्मान तो इस देश में भविष्य में नहीं होगा, क्योंकि जिसकी उम्मीद दिख रही है। अगर हिंदू समाज इसी प्रकार सोता रहा, इसी प्रकार जाति जाति में बटा रहा, ये संकीर्णताओं से निकल करके हिंदू बन के देश में नहीं खड़ा हुआ, संघर्ष करना नहीं शुरू हुआ, तो जो आज कश्मीर में हो रहा है, जो केरला में हो रहा है, जो आपके राजस्थान में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, वो पूरे देश में होगा। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बचा पाएगी। और अगर समाज खड़ा हो गया जैसा खड़ा होना शुरू हुआ है, अगर सिर्फ वोट देना पर नहीं, हमें सड़कों में आना होगा, हमें अपनी कमियों के ऊपर ध्यान देना होगा, और एकता के सूत्र में पहन करके अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर तब तो देश विश्व का सर्वोच्च शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। अगर ये कमी रही आई तो फिर ये गजवाई हिंद का सपना भी PFI जैसे लोग देख रहे हैं, वो हमारी कमजोरी से पूरा हो जाएगा। क्योंकि सभी राजनीति दल अगर आप चिंतन करो, हर कोई हिंदू समाज को विभाजित करके राजनीति करना चाहता है। कोई चंद्रशेखर जी की भीम पार्टी आ रही, कोई अखिलेश जी आ गए, कोई राजीव जी, राहुल गांधी आ गए, जातिगत जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं? ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत ये नैरेटिव बनाए जा रहे हैं कि हिंदू समाज को और तोड़ो। अभी तो सवर्ण, पिछड़ा, हरिजन, आदिवासी में डिवाइड किया, अब पिछड़े को भी 10 भागों में तोड़ दो। तो ये कोई पिछड़े के नाम से भी इकट्ठा हो रहे हैं कि चुनाव में इकट्ठा हो जाता है, वो भी नहीं इकट्ठा होगा आपके। तब उनकी चल जाएगी तुष्टिकरण का वोट बैंक, और जाति को तोड़ करके वोट बैंक मिला के चुनाव जीतने लगे लोग। इस षड्यंत्र में पूरे देश का नहीं, ये CIA का षड्यंत्र है। ये CIA KGB का षड्यंत्र है, जिसके ये माउथ पीस है ये सब राजनीतिक दल के लोग। उनके नैरेटिव को सेट कर रहे हैं देश के अंदर आपके। बहुत खुलकर और बहुत सारी चर्चाएं हुई, आप लोगों को यह अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवसर दिया बोलने के लिए, कुछ धन्यवाद बहुत बहुत।